क्या आप जानते हैं कि आपके सीने के बीच में एक छोटा सा ग्लैंड आपकी जिंदगी में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थाइमस ग्लैंड जो 15 साल के बाद निष्क्रिय हो जाता है, कुछ मामलों में खतरनाक तरीके से बढ़कर थाइमोमा और माइस्थेनिया ग्रेविस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। थाइमोमा की सबसे डरावनी बात यह है कि ये अक्सर बिना किसी लक्षण के चुपचाप बढ़ता रहता है और जब तक इसका पता चलता है तब तक ये आपके फेफड़े, हार्ट या अन्य महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा चुका होता है। लाखों रुपए खर्च करके और तमाम इलाज करवाने के बाद भी सही समय पे सर्जरी ना होने से ये बीमारी आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे थाइमोमा को पहचानें, इसका सही समय पे इलाज कराएं और क्यों सही सर्जन का चुनाव आपके जीवन और भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपकी सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है। जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे प्रकृति ने बड़ी सावधानी से सुझाया है। हमारे शरीर एक जटिल या कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह है और इसमें हर एक छोटा छोटा पुर्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक छोटे से पुर्जे की खराबी की वजह से पूरी मशीन ठीक से नहीं चल पा रही है। ऐसे ही आज हम बात करते हैं एक छोटा सा पुर्जा जो कि एक थाइमस ग्लैंड है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, लेकिन मैं आज बात करना चाहूंगा दो अहम बीमारियां होती है। एक का नाम माइस्थेनिया ग्रेविस है और दूसरी का नाम थाइमोमा है। तो आज हम बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बीमारी जो माइस्थेनिया और थाइमोमा है ये इतनी रेयर बीमारी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर हो सकता है नॉर्मल तरीके से दूसरे थाइमोमा के पेशेंट से कभी ना मिलो। इसलिए इस बीमारी का सही इलाज सही तरीके से जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई मेदांता मेडिसिटी के अंदर मैं थोरेसिक एंड लंग ट्रांसप्लांट के अंदर कंसल्टेंट है। तो आज बात करते हैं हम कि थाइमोमा होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और इसका सही इलाज क्या है। ये सब जानने से पहले हमको ये जानना है कि थाइमस ग्लैंड होती क्या है। एक थाइमस ग्लैंड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो एक लिम्फेटिक्स ग्लैंड है, जो हमारे चेस्ट के अंदर जो हार्ट के ऊपर लेयर है उसके और जो बोन है जो स्टर्नम कहते हैं उसके बीच में होती है। ये एक 10 से 20-25 ग्राम की एक ग्लैंड होती है। इसका जो नॉर्मल सरफेस एरिया होता है वो 2 फ्रेनिक नर्व और थायरोथायरॉइड लिगामेंट, जिसको हम कहते हैं कि थाइमस थायराइड ग्लैंड, और उसके जस्ट नीचे होता है। और ये डेवलपमेंट जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, तो ये यहाँ से लेके और जिफी स्टर्नम तक दोनों साइड की फ्रेनिक नर्व के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। नॉर्मली ये ग्लैंड 13 से 15 साल तक डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाने के अंदर हेल्प करती है, लेकिन 15 साल के बाद इसका काम खत्म हो जाता है और ये उसके बाद नॉर्मली एक रूडिमेंट्री ग्लैंड या एट्रोफिक ग्लैंड के रूप में हमारे शरीर के अंदर रहती है। अब जब इसका फंक्शन खत्म हो जाता है तो नॉर्मली ये होती हर किसी के शरीर के अंदर है, लेकिन ये फंक्शन नहीं करती है। इसका नॉर्मल फंक्शन जो है वो 13 से 15 साल के बीच में बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये थाइमोमा क्यों बनाती है। थाइमोमा क्योंकि ये कैंसर नहीं है, ये एक ट्यूमर है। तो कुछ ग्लैंड, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर जो फैट होता है दोनों फ्रेनिक नर्व के अंदर, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। तो इस डेवलपमेंट के अंदर जो थाइमस ग्लैंड है वो उसकी सेल्स एब्नॉर्मली ग्रो करने लग जाती है और एब्नॉर्मली ग्रो करने की वजह से ये ट्यूमर बना देती है। तो ट्यूमर जो होता है वो नॉर्मल सेल से ज्यादा ग्रो करता है और ग्रो करने की वजह से इसकी जो लोकेशन है वो ऐसी है कि ये कभी भी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ग्रो नहीं कर सकता। नीचे हार्ट होता है और ऊपर के अंदर स्टर्नम होती है, तो इस साइड के अंदर ग्रो करता है या फिर वहां पड़ी हुई स्ट्रक्चर्स को ये धीरे धीरे करके इन्वॉल्व कर लेता है। जैसे कि मैंने बोला पेरिकार्डियम को ये इन्वॉल्व कर सकता है, लंग को इन्वॉल्व कर सकता है, ब्रेकियोकेफेली को इन्वॉल्व कर सकता है, एसवीसी को इन्वॉल्व कर सकता है। ये जो भी स्ट्रक्चर उसके आसपास होती है उस स्ट्रक्चर को ये खाने लग जाता है। जब ये बाकी चीजों को इन्वॉल्व करता है तो उसकी वजह से हो सकता है कि कभी कभी हमको मेजर सिम्टम्स फील कर पाए, लेकिन इन जनरल ये एक एसिम्प्टोमेटिक ट्यूमर होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अब कॉमनली ये जो थाइमोमा होता है वो थाइमोमा
हमें बिना किसी लक्षण के एसिम्प्टोमेटिक मिलता है, जिसका कारण ये होता है कि ये स्लो ग्रोइंग होता है। आप किसी और चीज के लिए गए, आपने इन्वेस्टिगेशन कराई और जिसकी वजह से हमको पता चला कि हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। अब कभी कभी इसके अंदर लक्षण भी आ जाते हैं। अगर लंग इन्वॉल्व हो गया तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, छाती के अंदर दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपको वीकनेस आ रही हो, वेट लॉस हो रहा हो, किसी भी इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स हो सकता है जो चेस्ट की नॉर्मल बीमारी के अंदर होता है। इस प्रॉब्लम के साथ आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर हमें जांच करके बताता है कि इसके अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम है और किस लेवल की प्रॉब्लम है। एक सिंपल एक्सरे के अंदर ये गांठ दिख सकती है, लेकिन कॉमनली इसका जो पता चलता है वो हमें पता चलता है एक सीटी स्कैन के अंदर। सीटी स्कैन हमको ये बताता है कि इसकी लोकेशन क्या है, साइज क्या है, किस किस के साथ चिपका हुआ है, क्या ये लंग के साथ चिपका हुआ है, पेरिकार्डियम के साथ चिपका हुआ है, बड़ी वाली धमनी के साथ चिपका हुआ है, एसवीसी के साथ चिपका हुआ है, या ब्रेकियोकेफेलिक के साथ चिपका हुआ है, या फिर ये वहां से हट के और प्लूरा के अंदर आ गया है। तो वो हमें बताते हैं कि इसकी स्टेज क्या है और इसको हमें आगे कैसे ट्रीट करना है। तो सीटी स्कैन कराने का मतलब ये नहीं है, सीटी स्कैन हमें ये बता सकता है कि इसकी लोकेशन और ये सारी चीजें क्या, लेकिन डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हमको बायोप्सी करानी पड़ेगी। क्यों करानी पड़ेगी? क्योंकि ये जो ट्यूमर्स होते हैं इन सब ट्यूमर्स को हम एंट्रीमीडिएस्टिनल ट्यूमर बोलते हैं और एंट्रीमीडिएस्टिनल के अंदर एज के हिसाब से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्यूमर हो सकते हैं। जैसे किसी को लिम्फोमा हो सकता है, जर्म सेल ट्यूमर हो सकता है, या फिर सिस्टिक लीजन्स हो सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट ट्यूमर्स का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, इसलिए हमको बायोप्सी करानी जरूरी है। जब बायोप्सी हो जाती है, जो कि नॉर्मली हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड करते हैं, तो उसके बाद हमको आइडिया लग जाता है कि ये एक थाइमोमा है। अब बात करते हैं कि थाइमोमा क्या कैंसर है? नहीं, थाइमोमा कैंसर नहीं है, ये एक गांठ है, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, जिसका सही समय पे सही इलाज करने से आदमी बिल्कुल ठीक हो सकता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसका इलाज क्या है। थाइमोमा का गोल्ड स्टैंडर्ड या सबसे बढ़िया जो इलाज है वो है सर्जरी, कि इसको जड़ से उखाड़ के आप फेंक दीजिएगा। जब सर्जरी हो गई, उसको पूरा निकाल दिया, तो ये बिल्कुल सही इलाज है और इसकी वजह से आप जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकते हो। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या थाइमोमा के अंदर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का रोल है? कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है वो आपको कभी भी कंप्लीट रिजोल्यूशन नहीं देगी। कीमोथेरेपी उन लोगों के अंदर दी जाती है जिसके अंदर हमें डाउन साइज करना होता है। डाउन साइज का मतलब क्या होता है कि ये जो ओरिजिनल साइज है उससे हम साइज कम करेंगे, तो जिससे हमको क्या होगा कि ये ऑपरेशन करने के अंदर आसानी होगी। लेकिन अल्टीमेट जो इलाज है दोनों का, इस पूरी बीमारी का, वो सर्जरी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या रेडियोथेरेपी का रोल है, रेडियोथेरेपी आपको पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे सकती है, कंप्लीट रिजोल्यूशन कभी भी नहीं मिलता है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रेडियोथेरेपी काम नहीं कर सकती है और कीमोथेरेपी से हम केवल डाउन साइज कर सकते हैं, तो जो क्या कहते हैं, जो कंप्लीट इलाज है उसका नाम जो हम कहते हैं वो है रेडिकल थाइमेक्टमी। रेडिकल थाइमेक्टमी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो ग्लैंड जो है वो थायरोथायरॉइड लिगामेंट दोनों साइड से लेकर फ्रेनिक नर्व के बीच में कहीं पे भी ये टिश्यू हो सकता है। तो हमें केवल ट्यूमर नहीं निकालना है, हमें ट्यूमर के साथ पूरा का पूरा फैट जो यहाँ से थायरोथायमिक लिगामेंट से लेके और जीपी स्टर्नम तक है उसको पूरा का पूरा निकालना है। अगर हमने आधा निकाला तो बाकी बचे हुए जो ग्लैंड्स है उसके अंदर से भी ट्यूमर वापस आ सकता है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया रेडिकल थाइमेक्टमी। अगर रेडिकल थाइमेक्टमी हम कर पा रहे हैं तो पूरा का पूरा ट्यूमर निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपको वंस एंड ऑल परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। अब ये भी हो सकता है कि ये ट्यूमर अगर किसी साथ की स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि लंग के साथ जुड़ा हुआ है या एसवीसी के साथ जुड़ा हुआ है या ब्रेकियोकेफेलिक के साथ जुड़ा हुआ है या पेरिकार्डियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन सारी स्ट्रक्चर्स को, या फ्रेनिक नर्व के साथ जुड़ा हुआ है तो इन सारी स्ट्रक्चर्स को जो इन्वॉल्व है उन सबको निकाल देना चाहिए। और उसके साथ अगर हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, जैसे एसवीसी है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है, अगर फ्रेनिक नर्व जा रही है तो हमें डायफ्राम को फिक्स करना पड़ सकता है, डायफ्राम का अप्लाइकेशन करना पड़ सकता है, ये सारा किया जा सकता है। आज की डेट में ये इलाज मोस्टली जो
छोटे थाइमोमा होते हैं या जिनका साइज आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, वो रोबोटिक सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या की होल से कर सकते हैं। जिससे हमको क्या फायदा होगा? की होल से फायदा ये होगा कि हमको जो स्टर्नम बोन है वो खोलनी नहीं पड़ेगी और इसकी वजह से हमको कम पेन होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है, रिकवरी जल्दी होती है, आईसीयू स्टे कम होता है और कॉस्मेटिकली ये बहुत बेटर होता है। तो लाइफ के अंदर बाद में जो भी हमें प्रॉब्लम आनी होती है ओपन सर्जरी की वजह से, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्या सारी सर्जरी रोबोट से की जाती है? नहीं, वो आपके सर्जन पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे कर सकते हैं और उसके इंडिकेशंस क्या है। ओपन सर्जरी आउटडेटेड नहीं है, ओपन सर्जरी अभी भी वैलिड है, लेकिन उसके कुछ कुछ इंडिकेशंस है, जैसे कि हमारा एसपीसी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेकियोकेफेलिक में इन्वॉल्वमेंट है या ट्यूमर हार्ट के अंदर जा रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशंस के अंदर हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। इन क्रक्स हमारा ये है कि हमें 100% ट्यूमर को निकालना है, ये हमारा एम है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम अपना सर्जन कैसे चूज करें, क्योंकि यहाँ पॉइंट ये है कि ये बीमारी अगर इतनी सोसाइटी के अंदर रेयर है तो फिर ये इलाज हम कराएं कहाँ पे? क्योंकि ये कम बीमारी होगी तो डॉक्टरों के पास भी इतना ही कम नॉलेज होगा और कम एक्सपोजर होगा। तो ये सर्जरी यूजुअली एक थोरेसिक सर्जन के पास जाके करानी चाहिए, क्योंकि जो थोरेक्स के साथ डे इन डे आउट डील करता है। अगर आपको अच्छा सर्जन चूज करना है इस बीमारी से रिलेटेड, तो आप उस पर्टिकुलर सर्जन के बारे में आप गूगल करके उनके रिसर्च पेपर देख सकते हैं कि उन्होंने इस थाइमोमा के ऊपर कितने सारे रिसर्च पेपर लगाए हुए हैं, कि उन्होंने रोबोटिक थाइमेक्टमी कितनी की हुई है, माइसनिया का आउटकम क्या है और रोबोट किस तरीके से या ओपन सर्जरी का आउटकम क्या है या थाइमोमा के उनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट कैसे हैं। इन सब के बारे में अगर आप गूगल करते हो तो आप अपना राइट सर्जन चूज कर सकते हो। कोशिश करिएगा जिसने भी थाइमोमा पे अच्छा काम किया होगा, उन्होंने पेपर पब्लिश किए होंगे, अपना एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर किया होगा, तो हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस आपके भी काम आ पाए। अब कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके बारे में लोग पूछते हैं कि पोस्ट थाइमेक्टमी या पोस्ट थाइमोमा हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी और हम लाइफ को कैसे जी पाएंगे। ये कोई ट्रॉमेटाइज सिचुएशन नहीं है। अगर आपका सही टाइम पे सही इलाज हुआ है तो आप अपनी नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और भगवान ने जितने दिन आपके लिए रखे हैं उतने दिन आप नॉर्मल जी सकते हो, बशर्ते कि आपका रिसेक्शन सही टाइम पे सही जगह हुआ है, और इसको कहते हैं हम R0 रिसेक्शन। अगर थाइमोमा के अंदर कंप्लीट रिसेक्शन हुआ है तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ जितने दिन भगवान ने दिए हैं उतने दिन आप आराम से जी सकते हो और बेहतर क्वालिटी के साथ जी सकते हो। धन्यवाद।